नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कांग्रेस के भावी अध्यक्ष और भावी प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के दिल्ली में खूब गरजे और देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर भी वो जमकर बोले। ये और बात है कि बोलते बोलते कहीं कहीं अपने आदत के अनुसार वो कुछ ज़्यादा बोल गए, लेकिन जो भी बोले वो देश के लोगों की समस्या है, इसलिए हमें सुनना चाहिए और समझना चाहिए। लेकिन जब राहुल गांधी दिल्ली के रामलीला मैदान से मोदी और महंगाई पर बहुत कुछ कह रहे थे, उसी के समय अंतराल में, कुछ ही समय अंतराल में गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के एक ग्राउंड पर, जिसे सैनिक फॉर्म कहा जाता है, वहां से जनता को और अपने भावी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। और उनके संबोधन में भी वो बातें दिखी जो किसी कांग्रेस के संस्कृत में पले बढ़े एक कर्तव्यनिष्ठ समझदार नेता की होती है। और गुलाम नबी आज़ाद पूरी तरीके से उन बातों पर जोर देते नजर आए जिन बातों की बदौलत उन्होंने साबित कर दिया कि वो न तो किसी के एजेंट हैं, न तो वो मोदीफाइड हैं, बल्कि वो एक ऐसे नेता हैं जो मुद्दों को खड़ा करना और उन मुद्दों को एस्टैब्लिश करना जानते हैं। और यही वो फर्क है जो राहुल गांधी और गुलाम नबी आज़ाद जैसे नेता में है। शायद इसे समझना चाहिए, क्योंकि ये जनतंत्र है, लोकतंत्र है। यहां पर जो भी जिम्मेदार नेता हो, चाहे वो सत्ता पक्ष या विपक्ष का हो, उसका अनुभव और उसकी जानकारी वो भी हमारे कसौटी पर कसी जानी चाहिए। ये भावी मजबूत लोकतंत्र के लिए एक बड़ी जरूरत है और मीडिया कर्मी होने के नाते हमें इस तरह के मुद्दे जरूर उठाना चाहिए। आप हो सकता है इससे सहमत हो या असहमत हो, लेकिन जब राहुल गरज रहे थे तो गुलाम नबी आज़ाद बहुत संयत भाव से लोगों को जम्मू कश्मीर की भावी राजनीति पर कुछ अपनी बात रख रहे थे। क्या कुछ कह रहे थे गुलाम नबी आज़ाद? सबसे पहले उसे सुनिए। तीन चीजें हमारी सबसे ज्यादा प्राथमिकता होंगी हमारी पार्टी की। पूरी स्टेटहुड, ऐसी असेंबली नहीं जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऐसी असेंबली जिसमें गवर्नर हो। ला असेंबली बनानी चाहिए। दूसरा, जमीन कोई बाहर से न खरीदे, जम्मू में या कश्मीर में एक्सेल। नौकरी बाहर से कोई न करे। हमारी नौकरियां कितनी होती है? समंदर में एक बूंद के बराबर। उसको भी आप ऑल इंडिया एडवर्टीजमेंट करो तो वो बूंद से भी गायब हो जाएंगे। और ये मुबारकबाद देता हूं महाराजा हरि सिंह जी को। ये दोनों चीजें, तीनों चीजें 1925-1930 में हरि सिंह ने रखी जमीन। और बाद में जब अकॉर्ड हुआ, उसमें हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी, संविधान में भी और जे.एन. के कॉन्स्टिट्यूशन में डाला। तो ये कोई असंवैधानिक बात नहीं, जिसको 72 साल हिंदुस्तान के आईन ने, हिंदुस्तान के राष्ट्रपतियों ने, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टरों ने, कांग्रेसी हो गैर कांग्रेसी हो, उन्होंने मंजूर किया। पार्लियामेंट ने, लोकसभा राज्यसभा ने मंजूर किया। तो हम कौन होते हैं इसको गलत कहने वाले? इसी तरह से जम्मू कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन की कई वारदातें आई। ज्यादातर किलिंग तो हमारे जहां, और ये मेरा नाम है, उसमें इनका सहयोग होना चाहिए, इनका दिल होना चाहिए। वो नाम और झंडा
गांव वाले भी बोल सकते होंगे, शहर वाले और कस्बे वाले भी। मेरे पास कई नाम आए, कश्मीरी के नाम आए, वो उर्दू ज्यादा फल देते हैं। हमारे जम्मू वाले हैं, वो संस्कृत वाला देते हैं। मैंने कहा भाई, जब ट्रांजिशन हो रहा था 1947, उससे पहले उर्दू पढ़ी जाती थी, उर्दू बोली जाती थी। आजादी के बाद हिंदी भी आ गई, संस्कृत भी। पहले तो कोई बहुत ही विद्वान पढ़ते थे, लेकिन इंट्रोड्यूस। तो नेहरू ने कहा कि हमारा हिंदुस्तान गंगा जमनी हिंदुस्तान, तो हमारी आम बोलचाल होगी सभी धर्मों की, वो न संस्कृत होगी और न बिल्कुल प्योर होगी, वो हिंदुस्तानी हो। तो आज 75 साल से हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान, सिख, ईसाई हिंदुस्तानी बोलते हैं। हिंदुस्तानी किसको कहते हैं? जो मेरे हिंदू भाइयों ने भाषण किया, मेरे मुसलमान भाइयों ने भाषण किया, यहां भी और हिंदुस्तान में, जो हम घर में भाषण करते हैं, वो ना किसी मौलाना की उर्दू है, न किसी पंडित जी की संस्कृत है, वो आम भाषा है जो सबको समझ आती है। तो मेरा नाम पार्टी का भी एक उसी पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह एक ऐसा हिंदुस्तानी नाम होगा जो हिंदू भाई भी समझे, मुसलमान भाई भी समझे, सिख भाई भी समझे, ईसाई भी समझे। बौद्ध अगर इस का हिस्सा होते, सौभाग्य से वो सब उर्दू जानते हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मेरे भाइयों, मैंने कुछ सुनिए। तो सुना आपने, गुलाम नबी आजाद ने हिंदुस्तानी भाषा का जिक्र किया, जो आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे। चूंकि मैं भाषा विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं, इसलिए गुलाम नबी आजाद के इस महत्वपूर्ण बात पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि शायद उन्होंने एक नया राग छेड़ा है जिसके मायने हैं, और वो है हमारी भाषा हिंदुस्तानी होगी। गुलाम नबी आजाद ने नेहरू को भी याद किया, और आजादी के 75 साल बाद नेहरू के थॉट प्रोसेस में किस तरह से उनका सपनों का भारत है, उसे भी याद किया। और शायद आपको याद होगा कि एवी स्टार न्यूज पर जब इस पर हम चर्चा कर रहे थे, तो हमने कहा था कि गुलाम नबी आजाद अपने पार्टी के गठन से पहले एक बड़ा बयान देंगे। और आज एवी स्टार न्यूज की उस खबर की तस्दीक हो रही है, जब गुलाम नबी आजाद ने संडे के दिन, अर्थात रविवार के दिन, सबसे ज्यादा अगर किसी मुद्दे पर चर्चा की है तो अपनी पार्टी के नाम पर। और आज भी हम कह रहे हैं कि अभी भी उन्होंने नाम का खुलासा नहीं किया है, लेकिन उस नाम में कांग्रेस शब्द जरूर आएगा। हम ऐसा क्यों कह रहे थे, वो शायद गुलाम नबी आजाद के उस वक्तव्य को सुनने के बाद अब आप स्पष्ट हो चुके होंगे, और वो ये है कि नेहरू की लिगेसी, अर्थात उन्होंने जो विरासत दी है, जो कांग्रेस की संस्कृति में जो सोच की प्रक्रिया होती है, जो नेहरू के समय से आई और जिसको गुलाम नबी आजाद ने फॉलो किया, आज उन्होंने उसका जिक्र किया। माफ करिएगा, रविवार के दिन जब वो बोल रहे थे तो इसका जिक्र किया, और तब वो ये शायद कहना चाहते थे जो स्पष्ट तौर पर एक जिम्मेदार नेता नहीं बोलता, लेकिन बहुत कुछ नहीं बोल करके वो बहुत कुछ बोल जाता है। और शायद इस विश्लेषण में हम उन्हीं बातों पर जोर देंगे और वो डिकोड करेंगे कि आखिर में गुलाम नबी आजाद ने कहना क्या चाहा है। जैसा कि आप जानते हैं, 1975 से भारतीय राजनीति में कांग्रेस की संस्कृति में रच बस करके उन्होंने जम्मू कश्मीर से जो राजनीति शुरू की, उसमें इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र संजय गांधी, जो तत्कालीन परिस्थितियों में एक बहुत ही तेज तर्रार और हार्डकोर माइंडसेट के नेता माने जाते थे, और गुलाम नबी आजाद को स्टूडेंट लाइफ से उन्होंने ही कांग्रेस में आने का न्योता दिया, अनुरोध किया, और गुलाम नबी आजाद तब कांग्रेस में शामिल हुए थे। और शामिल होने के बाद उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में वो कोई कोर कसर नहीं छोड़े कि संगठन के साथ बढ़ते हुए विभिन्न पदों पर, जो कि पार्टी उसे सौंपे, हाईकमान उसे सौंपे, उसे पूरा किया जाए। और गुलाम नबी आजाद ने बहुत जिम्मेदारी
से उन पदों पर रहते हुए कांग्रेस की सेवा की, देश की सेवा की, और हम कह सकते हैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कि आज भी वो देश की सेवा कर रहे हैं। ये उस संस्कृति का परिचायक है जब पार्टी को बहुत भारी मन से छोड़ देने के बाद अपने ही उन नेताओं की कमी को बहुत ही संयत ढंग से गिना देने के बाद गुलाम नबी आजाद नई पार्टी बनाने जरूर जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि कांग्रेस की जो सोच है उससे वो दूर हटने वाले नहीं हैं। और यही वो बात है जो मूल कांग्रेस अर्थात जिसका नेतृत्व दिल्ली से राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी कर रही होंगी, जिसे हाईकमान के रूप में हम मान सकते हैं, या उनके अमले में और जो लोग शामिल, वो जम्मू कश्मीर की राजनीति में गुलाम नबी आजाद से इतर अगर जो भी राजनीति होगी उसमें एक बहुत बड़ा चेक पॉइंट खड़ा कर दिया है गुलाम नबी आजाद ने, जब उन्होंने नेहरू के विरासत का जिक्र किया। शायद ये कांग्रेस से जुड़े वो लोग जो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के झंडे के साथ, देश के झंडे के साथ, तत्कालीन परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर के झंडे के साथ कांग्रेस की राजनीति किया करते थे, अब गुलाम नबी आजाद के साथ जाने के अलावा उनके पास कोई विकल्प है नहीं। और उन्हीं परिस्थितियों में हम आपको बताना चाह रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को पूरी तरह से कमजोर कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर से सांस्कृतिक और भावनात्मक लगाव रखने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया, और उसके साथ ही साथ भाषा, जो किसी भी राज्य की अस्मिता पर एक बड़ा सवाल, भावनात्मक सवाल होता है, उस भाषाई अस्मिता का जिक्र किया कि जम्मू कश्मीर में वो विरासत अब आगे बढ़ेगी जिसमें न ज्यादा उर्दू को महत्व दिया जाएगा और न ज्यादा हिंदी या संस्कृत को, बल्कि स्थानीय भाषाओं को भी इस तरह से महत्व नहीं दिया जाएगा। जिसका जो महत्व है वो महत्व आगे बढ़ेगा। और इसीलिए जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद जो पार्टी बनाएंगे उसका नाम हिंदुस्तानी होगा। और उन्होंने नेहरू के उस वक्तव्य को समझाने की कोशिश की, अर्थात भाषा विज्ञान के दृष्टिकोण से जो देश की आम बोलचाल की भाषा है, संप्रेषण का जो माध्यम है, अर्थात जिस माध्यम के जरिए आप अपने भावों को व्यक्त कर सकें, वो है हिंदुस्तान के आम बोलचाल की भाषा। और उसी बोलचाल की भाषा में गुलाम नबी आजाद अपने पार्टी का नाम रखने जा रहे हैं। अब आपको स्पष्ट होगा कि उन्होंने हार्डकोर तौर तरीके से राजनीति न करने की शुरुआत कर दी है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि एक तरफ राष्ट्रवाद है और एक तरफ धर्मनिरपेक्षता है, और गुलाम नबी आजाद जो राजनीति करेंगे वो दोनों नावों को अपने हाथों से कंट्रोल करके आगे बढ़ेंगे। और शायद भावी समय में, आने वाले समय में गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बड़ी जरूरत बनने जा रहे हैं, जिसे एवी स्टार न्यूज ने आपको पहले ही बता दिया। अब हम आपको बताते हैं कि उन्होंने अपने पार्टी के नाम लेने के साथ साथ नेहरू का जिक्र क्यों किया। जैसा कि मैंने पहले बताया, संजय गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इनके साथ और जो गांधी परिवार से अलग भी रहे हैं उनके साथ भी पीवी नरसिम्हा राव, इन सब के साथ काम करते हुए संगठन से लेकर सरकार के विभिन्न पदों पर गुलाम नबी आजाद रहे, और उसका अनुभव उन्होंने पूरी तरीके से ग्रैस्प किया, उसको अपने में समायोजित किया, समाहित किया। और उसी का एक नतीजा था कि गुलाम नबी आजाद ने जो भी बयान दिया जम्मू में, उसमें कहीं किसी की सार्वजनिक आलोचना की बात नहीं कही, और कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों के साथ पूर्व प्रधानमंत्रियों का भी और वर्तमान प्रधानमंत्री का भी जिक्र किया जम्मू कश्मीर की राजनीति में देश के सिर मुकुट को देश के अन्य भाग के साथ जोड़े रखने के लिए। और शायद आप समझ गए होंगे कि धारा 370 और 35A पर गुलाम नबी आजाद इसीलिए क्यों खुल करके नहीं बोले, जिसको बोलना फिलहाल फारूक अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती अपना सबसे बड़ी जरूरत समझती है। और यही हमने बार बार कहा कि गुलाम नबी आजाद एक ऐसे राजनेता हैं जो तमाम इन झंझावतों और लहरों के बीच
कांग्रेसी संस्कृति जो उनकी मूल संस्कृति है और जिस संस्कृति को इस देश के लोगों ने पसंद किया था, जो कम से कम राहुल गांधी अब उसको फॉलो नहीं करते, बहुत स्पष्ट शब्दों में, उस संस्कृति का संवाहन किया, उसका उन्होंने एक तरह से पालन किया है। और इसीलिए गुलाम नबी आजाद बहुत संयत भाव से बहुत कुछ कहते हुए, बहुत कुछ नहीं कहते हुए भी बहुत कुछ बयां कर गए। और वो ये था कि हर एक व्यक्ति की, हर एक राजनेता की जम्मू कश्मीर के भावी या पूर्व परिस्थितियों में जो जरूरतें थी उसके साथ उसने न्याय किया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर देश का स्वर्ण मुकुट है। अब हम आपको बताते हैं कि उन्होंने धारा 370 या 35A का जिक्र न करते हुए क्या बड़ी बात कह दी। शायद आप नहीं समझ रहे होंगे। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो हम बताते हैं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि इस जम्मू कश्मीर की धरती पर बाहरी लोग जानबूझ करके न बसाए जाएं। ये बात उन्होंने इसलिए कही क्योंकि जम्मू कश्मीर के डेमोग्राफी को बदलने का एक हवा फैलाया जा रहा है, खास करके फारूक अब्दुल्ला की तरफ से, महबूबा मुफ्ती की तरफ से, कुछ स्थानीय पार्टियों की तरफ से, और यहां तक कि गाहे बगाहे उन राजनीतिक पार्टियों की तरफ से जो शायद ये नहीं जानते कि वो बयान क्या दे रहे हैं। और उन्होंने इसलिए साफ कहा कि बाहर के लोगों को, और बहुत ही शालीनता के साथ उन्होंने ये बात कही कि बाहर के लोगों को बहरहाल गुलाम नबी आजाद 370 और 35A का जिक्र नहीं करते हुए क्या कुछ कह रहे थे। 370 और 35A का अपरोक्ष विरोध करते हुए, माफ करिएगा, अप्रत्यक्ष विरोध करते हुए, उसके पहले उन्होंने कांग्रेस पर एक चुटिला व्यंग किया है, आलोचना की है, लेकिन बहुत ही संयत अंदाज में, जिसे शायद आपको सुनना चाहिए। क्या कुछ कहा गुलाम नबी आजाद ने? और दूर दराज इलाकों के वो साबका मिनिस्टर एमएलए जो कश्मीर से हैं, यहाँ दूर दराज, वो उनसे मैंने ही माफी मांगी है कि आप इधर नहीं आना, आपके इलाकों में दबाऊंगा। लेकिन बिलखुसूस मैं उन 5 एमएलए का शुक्रिया अदा करता। कांग्रेस पार्टी के कुल 12 एमएलए चुन के आए थे, उनमें से 3 एमएलए लद्दाख, बाकी 9 एमएलए जम्मू कश्मीर यूटी के बचे। उनमें से 3 एमएलए, 2 साबका मिनिस्टर, 2 जम्मू सूबे के कश्मीर का, हमारी पार्टी छोड़कर कश्मीर की एक इलाकाई पार्टी में चले गए। 2 साल हुए, मैंने न उस इलाकाई पार्टी के लीडर का नाम लिया, न उसके बारे में एक लफ्ज कहा, न मैंने उन 3 साबका एमएलए और मिनिस्टर के बारे में एक शब्द इस्तेमाल किया। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे सिर्फ अलग पार्टी बनाने पे वो बौखला गए। मैं क्या करूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो बाकी सिर्फ कांग्रेस पार्टी के 6 एमएलए पिछले 2 साल से बचे थे। उनमें से 5 एमएलए चिनाब वैली से जेएम सुरूरी साहब और पीर पंचाल से चौधरी अकरम साहब बचे। दोनों हमारे साथ आ गए। कश्मीर वादी से 3 ही एमएलए बचे थे, मोहतरम हाजी अब्दुल रशीद साहब जो 2002 से चलते आ रहे हैं और अभी भी जो डिसॉल्व्ड असेंबली के मेंबर उसमें थे, गुलजार अहमद वानी साहब अनंतनाग से, साहब बारामूला
तो सुना आपने, गुलाम नबी आजाद ने अपनी ताकत का, अपने सांगठनिक क्षमता का संकेत कर दिया है। इलाकाई पार्टियों अर्थात वहां के स्थानीय पार्टियों, मूल कांग्रेस पार्टी से भी बहुत से पूर्व एमएलए और बड़े नेता अभी भी गुलाम नबी आजाद को ज्वाइन करना चाहते हैं। और गुलाम नबी आजाद ने अब बता दिया है कि बाहर के लोग यहां आकर के उनको बसाया ना जाए और यहां के नौकरियों में यहां के स्थानीय लोगों को महत्व दिया जाए। किसी भी तरीके के डेमोग्राफिक चेंज की जो बातें फैलाई जा रही हैं वो उनकी बातें सही ना हो, इसलिए ऐसी कोई बात न की जाए, ना ऐसा कोई प्रयास हो। शायद इन बातों को कहने के साथ ही गुलाम नबी आजाद अपने राजनीतिक पार्टी के नाम के ऐलान के पहले ही भावी राजनीतिक पार्टी और उसके प्रमुख होने के साथ साथ भावी मुख्यमंत्री के तौर पर जम्मू कश्मीर के राजनीति का एजेंडा भी सेट कर दिया है। और यही दिखाता है कि गुलाम नबी आजाद अपने अनुभव के सहारे किस तरीके से अपने और अपने पार्टी के वजूद को जम्मू कश्मीर में कायम करने की बड़ी कोशिश करेंगे और उनके कोशिशों से आने वाले समय में कांग्रेस को कितना बड़ा नुकसान होगा ये भी अब तय हो जाएगा। ऐसे में अब आप समझ सकते हैं कि गुलाम नबी आजाद बहुत ही आसान, सरल और गंभीर वक्तव्य और बयानों के जरिए जम्मू कश्मीर से एक बड़ा संदेश दे दिया है। और वो ये कि आने वाले समय में वो जम्मू कश्मीर की एक बड़ी राजनीतिक ज़रूरत बनने जा रहे हैं, वो भी उन परिस्थितियों में जबकि अपने राजनीतिक पार्टी के नाम के ऐलान के पहले ही उन्होंने हिंदुस्तानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत पर वो बातें रखी हैं जिसमें नेहरू का विजन साफ नजर आता है। अब नेहरू के विजन और विरासत पर कांग्रेस के राहुल गांधी या गुलाम नबी आजाद किसका जोर ज्यादा होगा और कौन उस लेगेसी के सहारे अपने वजूद को कायम कर पाएगा, ये जम्मू कश्मीर के राजनीति के संदर्भ में देखना बड़ा दिलचस्प होगा। एबी स्टार न्यूज पर इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।